नमस्कार। शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पिछले 2 दिनों में 2 बार मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की और आज उन्हें औपचारिक तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था। कल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले आज मनीष सिसोदिया को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का एक्शन मनीष की लंबे वक्त तक जेल में रखने की साजिश का हिस्सा है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। ईडी इस केस में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाए गए थे। अब कल ईडी अदालत से मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांग सकती है। इसी केस में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने पूछताछ का समन दिया है। के कविता से 11 मार्च को पूछताछ होनी है। सीबीआई और ईडी के एक्शन के बाद अब इस मुद्दे पर दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक सियासत गर्म हो गई है। सवाल यह है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद क्या वाकई में मनीष सिसोदिया का जेल से निकलना मुश्किल होगा? सवाल यह भी है कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या इल्जाम लगाए। ईडी के पास क्या सबूत हैं जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया? के कविता का इस मामले पर क्या कहना है? क्या अरुण पिल्लई के कविता का फ्रंटमैन है? के कविता ने केंद्र सरकार पर क्या इल्जाम लगाए? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कैसी बयानबाजी हो रही है, यह सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि शराब घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों किया है। असल में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई है। मनीष को सीबीआई पहले अरेस्ट कर चुकी थी। वो 20 मार्च तक के लिए जुडिशियल रिमांड पर तिहाड़ जेल में है। इसी दौरान ईडी ने कोर्ट से परमिशन लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज उन्हें गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में 2 अलग अलग मामले हैं। सीबीआई शराब घोटाले के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है, जबकि ईडी इस घोटाले की इकोनॉमिक एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगा था कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की एवज में आम आदमी पार्टी को एक आरोपी विजय नायर के जरिए 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में हुआ। अब जांच इस बात की होनी है कि 100 करोड़ रुपया किन किन कंपनियों या लोगों ने दिए, किसको दिए, कैसे दिए, पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा कैसे। उस पैसे की पूरी मनी ट्रेल का पता ईडी लगाना चाहती है। चूंकि मनीष सिसोदिया उस वक्त दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, लिकर पॉलिसी मनीष सिसोदिया के वक्त में ही फाइनल हुई। लिकर पॉलिसी बनाने के लिए जो एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई गई थी, उसकी सलाह को दरकिनार कर दिया गया। रिकमेंडेशन के खिलाफ रिटेल का बिजनेस होलसेलर्स को दे दिया गया। इसके बाद पॉलिसी में बदलाव करके शराब कारोबारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। शराब बनाने वाली कंपनियां किस होलसेलर को सप्लाई करेंगी, इसको लेकर भी भेदभाव किया गया। यह सब किसके इशारे पर हुआ? इस फेवर के बदले में कितना पैसा लिया गया? ईडी यह पता लगाना चाहती है। दावा यह भी किया गया है कि शराब नीति दिल्ली सरकार के बजाय शराब कारोबारियों ने बनाई। व्हाट्सएप के जरिए पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि जब इस मामले की भनक जांच एजेंसियों को लगी, ईडी ने जांच शुरू की, तो शराब नीति से जुड़े 36 आरोपियों ने 176 फोन तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। मनीष सिसोदिया ने 3 दिनों में 18 फोन बदले। इससे शक और बढ़ गया। ईडी ने इन सारे सवालों पर तिहाड़ जेल के अंदर जाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की, लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि कल सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है और आज शाम जैसे ही यह खबर आई कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है, तो आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हो गए। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया, कहा कि मनीष के घर रेड हुई, लॉकर खंगाले गए, कोई सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को कल जमानत मिल जाती, इसलिए आज उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया। यह मनीष को लंबे वक्त तक जेल में रखने की साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल झूठे आंसू बहा रहे हैं। हकीकत में केजरीवाल ने ही सिसोदिया को फंसाया है।
सच बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही नेता को लंबा और हमेशा के लिए नाप दिया है। सत्येंद्र जैन पहले ही तिहाड़ जेल में है, अब उनका साथ देने के लिए मनीष सिसोदिया जी पहुंच चुके हैं। लगातार शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार होता रहा। अरविंद केजरीवाल या तो सब जानते थे या जानकर सब कुछ होते हुए देखते रहे, जिसका अंजाम आज मनीष सिसोदिया को भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है तिहाड़ जेल में उनकी हत्या करवा दी जा सकती है, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन लोग हत्या कराएंगे, क्यों कराएंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। ये खतरा अगर उन्हें किसी से है तो किसी दूसरे से नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल जी से है। वहीं सत्येंद्र जैन आपने देखा, रेप के एक आरोपी जिसका नाम रिंकू बताया जाता है, उनसे मसाज कराते हुए इसी जेल में तिहाड़ में पाए गए हैं। और आज मनीष सिसोदिया पूरी तरह से शिकंजे में है। और मुझे लग रहा है ईडी और सीबीआई शराब के इस भ्रष्टाचार में पुख्ता सबूतों के आधार पर उम्मीद करते हैं अपनी साख को बचाते हुए निष्पक्षता से त्वरित इस जांच को पूरा करेगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इसे राजनीतिक हथकंडा बनाकर बचने और बचाने का प्रयास ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सीबीआई और ईडी के पास इतने सबूत हैं कि शराब घोटाले के आरोपियों का बचना मुमकिन नहीं है। अब इसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, रोज खुद को क्लीन चिट देते हैं, अब उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर एक्शन हो रहा है तो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। अगर घोटाला किया है तो सजा जरूर मिलेगी। वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर 4 दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है। और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही होगा। सियासी बयानों को अगर किनारे रख दिया जाए तो भी यह साफ है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस मामले में ईडी ने जो मेन चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि शराब घोटाले में दिल्ली सरकार को चूना लगाया गया। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति में जानबूझकर कुछ कमियां रखी गई थी, जिससे इनका फायदा उठाकर पैसे कमाए जाएं और आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर दिए जाएं। शराब के होलसेलर्स का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और इसमें से 6% आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जाना था। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने अपने पसंदीदा शराब कारोबारियों को बेहिसाब फायदा पहुंचाया। इंडो स्पिरिट नाम की शराब कंपनी ने 14 करोड़ शराब की बोतलें बेची और उसे 192 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि एक और होलसेलर जो कि सरकार का पसंदीदा नहीं था, उसने भी इतनी ही बोतलें बेची, लेकिन उसे सिर्फ 21,685 रुपए का मुनाफा हुआ। ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि शराब कारोबारियों का यह कार्टेल विजय नायर के आदेश पर चल रहा था। उसने ही दबाव डालकर कुछ शराब कारोबारियों के लाइसेंस सरेंडर करवाए। चार्जशीट में यह साफ कहा गया है कि विजय नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी था। विजय नायर केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम करता था और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को मंत्री के तौर पर अलॉट हुए घर में रहता था। विजय नायर के जरिए ही आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। 100 करोड़ रुपए की यह रिश्वत साउथ ग्रुप ने दी और इसी ग्रुप में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम आ रहा है। रिश्वत की रकम क्रेडिट नोट के जरिए भी इकट्ठा की जाती थी। बड़े पैमाने पर डिजिटल एविडेंस को नष्ट किया गया। शराब घोटाले से जुड़े ज्यादातर बड़े सबूत मोबाइल फोन और लैपटॉप में थे और जांच शुरू होते ही 36 आरोपियों ने 170 फोन नष्ट किए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि आबकारी नीति को दिल्ली सरकार के मंत्री पहले ही तय कर चुके थे, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी का गठन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया, ताकि अगर कभी कोई आरोप लगता है
तो ये कहा जा सके कि आबकारी नीति सरकार ने नहीं बल्कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर बनाई गई थी। अब चूंकि उस वक्त आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ही थे, इसलिए ईडी ने यह माना कि आबकारी नीति में सारे बदलाव उन्हीं के कहने पर हुए। इसलिए तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। अब ईडी उन्हें कल दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के कई आरोपी ईडी की गिरफ्त में हैं। वो मनीष सिसोदिया और उनके पूरे सिंडिकेट के सारे राज खोल रहे हैं, इसलिए अब घोटाला करने वालों का बचना मुश्किल है। ब्रिंडको के ऑनर अमन ढल और इंडो स्पिरिट का पार्टनर पिल्लई दोनों ही ईडी की गिरफ्त में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मीटिंग की, पैसे का लेन देन दिया और ये पैसा बाद में कैसे गोवा पहुंचा, कैसे गुजरात पहुंचा, इसकी जानकारी भी मनीष सिसोदिया को है। किस तरह से पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरह से हवाले के माध्यम से अलग अलग स्टेटों में पैसा भेजा गया, किस तरह से वाउचरों के नाम के ऊपर शराब के ठेकेदारों से पैसा कलेक्ट किया गया, किस तरह से वो पैसा किताबों में एडजस्ट किया गया, ये सारी जानकारी मनीष सिसोदिया के पास है, अरुण पिल्लई के पास है और अमन ढल के पास है। अब देश के सामने सच्चाई आएगी। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर बेईमान हैं, किस तरह से उनके मंत्री पैसा इकट्ठा करते थे और कैसे हवाले के माध्यम से, सबसे खतरनाक देश की इकोनॉमी के लिए जो माध्यम है वो हवाला है, हवाले के माध्यम से इन पैसों को ठिकाने लगाए गए। अब ये सारे सच देश के सामने आएंगे। मनजिंदर सिरसा शराब घोटाले के जिस आरोपी अरुण पिल्लई का जिक्र कर रहे हैं, असल में इस शख्स ने शराब घोटाले के कई राज ईडी के सामने उजागर कर दिए हैं। यह शख्स लिकर कंपनी इंडो स्पिरिट का पार्टनर है। ईडी का दावा है कि उसने पूछताछ में खुद को दिल्ली में के कविता का फ्रंटमैन बताया है। इसलिए अब ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया। के कविता ने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगी क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन आज जब ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया तो के कविता भी परेशान दिखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी काम कर रही है उससे लोगों का भरोसा जांच एजेंसियों से उठ रहा है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है वो ठीक नहीं है। जो पूरा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो पूरा ये एक्साइज पॉलिसी के बारे में जिस तरीके से ईडी सीबीआई आईटी का जो बर्ताव है वो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है और काफ़ी लोगों के साथ बहुत मैन हैंडलिंग का भी इश्यूज़ है। और जो अरेस्ट है इनको हम कंडेम करेंगे, हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के नेता सभी भी कंडेम कर चुके हैं। तो आगे चल के भी लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि कुछ वाइट कॉलर क्राइम होती है तो ईडी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का ईडी का रवैया है ये भरोसा उड़ गया लोगों के। तो आई जस्ट हैव टू से दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर सिसोदिया इज अरेस्टेड एंड वी विल कंडेम द अरेस्ट। के कविता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को तो कंडेम कर रही हैं, लेकिन खुद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि इस मामले में ईडी उनसे भी 11 मार्च को यानी कि परसों पूछताछ करने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, इस केस में ईडी पहले ही अरुण पिल्लई नाम के आरोपी से सवाल जवाब कर चुकी है और उसने ये माना है कि दिल्ली में वो के कविता के फ्रंटमैन के तौर पर काम करता था। अरुण पिल्लई ने यह भी कहा है कि शराब के लाइसेंस के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। यानी ईडी के पास के कविता से पूछताछ करने के लिए कई सवाल हैं। लेकिन के कविता आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। के कविता का कहना है कि इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी किसी भी तरह तेलंगाना चुनाव जीतना चाहती है। जब जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो अब उनकी पार्टी यानी कि भारत राष्ट्र समिति के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। के कविता ने कहा कि वो और उनकी पार्टी डरेंगी नहीं और बीजेपी को एक्सपोज करती रहेंगी। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो।
लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। के कविता ने आज मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। के कविता ने कहा कि मोदी सरकार ने हर जांच एजेंसी के चीफ के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी एक्सटेंशन दिया है, जिससे कि वो हर सरकार की बात माने। के कविता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी ताकत का घमंड हो गया है, लेकिन भगवान इंसाफ जरूर करता है। के कविता ने महाभारत का उदाहरण देकर समझाया कि धर्म उनके साथ है और जीत उनकी ही होगी। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की। तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया। अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ। वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्मः ततो जयः, हमारे साथ भगवान है। के कविता को जवाब दिया उन्हीं के राज्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। सिकंदराबाद से सांसद जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का परिवार हर चीज को तेलंगाना की जनता और राज्य के सम्मान से जोड़ देता है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि क्या के कविता से तेलंगाना की जनता ने कहा था कि वो दिल्ली में जाकर शराब घोटाला करें? आज तेलंगाना जनता को अपमान हो रहे, तेलंगाना महिला को अपमान हो रहे। एक महिला के ऊपर लिखकर केस लगाते क्या? एक मुख्यमंत्री बेटी के ऊपर लिखकर केस लगाती क्या? मुख्यमंत्री बेटी है तो एक्ट अलग है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अलग है क्या? मैं बताना चाहता हूं, कोई तेलंगाना जनता आपको दिल्ली जाकर इलीगल लिकर बिजनेस करने के लिए कोई बोले क्या? तेलंगाना जनता को क्या संबंध है इस केस से? कोई महिला आप दिल्ली जाइए, इलीगल लिकर केस के अंदर हजारों करोड़ लूटो, ऐसा कोई महिला, देश के महिला केसीआर परिवार को बोले क्या? आज महिलाओं के संबंध है? आपका बिजनेस है, आप आए इधर लोगों से मिले, इधर उनका बिनामी नाम पर पैसे बिजनेस किया, पैसे कमाया। मैं और एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर बेकसूर है, आप लाखों के संबंधित खर्च करके क्यों इतने सेलफोन से डिस्ट्रॉय किया? दिल्ली में एक एक दिन, दो दो दिन को एक एक सेलफोन डिस्ट्रॉय किया। आप नहीं, आपका जितने भी बिजनेस फ्रेंड्स है सब मिलकर सबका फोन डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया है? बीजेपी भले ही यह कहे कि बीआरएस इस मुद्दे को जबरदस्ती तूल दे रही है, लेकिन बीआरएस के नेता पूरी ताकत के साथ के कविता के साथ खड़े हैं। के कविता ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके भाई और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केटीआर ने कहा कि मोदी ने 9 साल में खुद तो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। उनकी सरकार पर लग रहे किसी भी आरोप पर कुछ नहीं बोले, लेकिन विपक्ष के नेताओं के पीछे जांच एजेंसियों को लगाकर उनसे सवाल जवाब करवाते रहते हैं। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ हिपोक्रेसी। वो कभी मीडिया के सामने आते ही नहीं है,
कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही नहीं है। कोई सवाल करना है, कोई जवाब लाना है उनसे तो नामुमकिन है आपके लिए। वो क्या डायलॉग था वो डॉन में, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मोदी को पकड़ना जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तुम्हारे लिए। मोदी के ऊपर जो आरोप आया उसके वो बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी मन की बात सुनाते रहते हैं, परीक्षा पे चर्चे, पता नहीं कितना परीक्षा लिखा उसने, बट बहुत कुछ बोलते रहते हैं। क्यों बोलते नहीं अदानी के बारे में? आई एम सेइंग, नॉट मी एज अ पार्टी, बट वी आर सेइंग Gautam Adani is the proxy of Narendra Modi. Will he answer it? Will he stand up to scrutiny? Will he take a lie detector test? Does he have the guts to come in front of the country? आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 95% of the cases that have been filed are against the opposition parties. क्या बीजेपी में सभी के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई और चचेरे भाई है क्या? रिश्तेदार हैं क्या? सारे बीजेपी वाले एकदम साफ सुथरे हैं और बाकी पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। इसके बाद केटीआर ने मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी जिस डबल इंजन की बात करते हैं उस डबल इंजन का इकोनॉमिक इंजन गौतम अडानी है और पॉलिटिकल इंजन मोदी है। मोदी के जरिए अडानी पैसे कमाते हैं और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो पैसा बीजेपी तक पहुंचाते हैं। This harassment, this political vendetta and intimidation might work elsewhere for Narendra Modi. He's playing with fire, and I'm sure he will realize it in days to come. And I'm alleging directly, Gautam Adani is proxy of Narendra Modi. The double engine he talks about, the economic engine is Adani, the political engine is Modi. Adani siphons money by way of Modi's propaganda, gets that money in the form of electoral bonds and other funds, transfers it to BJP, and BJP then uses the same money to purchase MLAs, to dethrone governments, democratically elected governments, to split parties, and then if that doesn't work, they'll set all these agencies like hunting dogs against opposition parties to demoralize us. Modi only knows two things. The double engine he talks about is either Jumla or Hamla. या तो जुमले से काम चलाओ, लोगों को गुमराह करो, बेवकूफ बनाओ, वोट ले लो, खत्म करो और फिर बाद में गायब हो जाओ। 15 लाख बोलो, 20 लाख करोड़ पैकेज बोलो, कुछ भी बकवास बोलो, वोट ले लो, फिर गायब हो जाओ। वरना अगर बात नहीं मानते हैं तो हमला करो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी भेजो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक मोदी जब से आए हैं 9 साल में कितने लोगों पे, कितने बीजेपी लीडर पे आज तक केस हुए, बताइए आप मुझे। केटीआर ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि जांच एजेंसियों के काम को मॉनिटर करती रहे। इन्वेस्टिगेशन करना जांच एजेंसियों का काम है, सबूतों के आधार पर सजा देना कोर्ट का काम है। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के परिवार को किसी पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि परिवार के सदस्य जो कहेंगे वही सच है। हम कोई जेल के अंदर डालने का हमारा अधिकार नहीं है, कोर्ट तय करेगा, एजेंसीज तय करेंगे, कोर्ट के ले जाएंगे। हमारा मोदी साहब को बहुत काम है, देश के लिए काम करने का बहुत बिजी है। वो इस बेटी को ले तो कोई व्यक्ति को केस लगाना नहीं लगाना हम डेली सुपरवाइज हमारा सरकार नहीं करती है, एजेंसीज का जिम्मेदारी है। जो भी दोषी होता है जाना ही पड़ेगा। इसलिए सीबीआई हो, ईडी हो, अदर एजेंसी हो, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं है, आप गवर्नर व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है, आप सीबीआई के ऊपर विश्वास नहीं है, आप ईडी के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, आप सिर्फ आपका परिवार के ऊपर विश्वास है। आपको, आप परिवार राज चलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार राज चलाना चाहते हैं। हम कोई डरने वाले नहीं है। आप बोल रहे हम डरेंगे नहीं, कौन डरो बोल रहे? आपकी गलती है तो कोर्ट देखते हैं, हम नहीं देखते। जो पनिशमेंट देना है कोर्ट का जिम्मेदारी है, कोर्ट का अधिकार पे आता है, हमारा अधिकार पे नहीं है। शराब घोटाला, केसीआर की पार्टी बीआरएस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तेलंगाना में इसी साल इलेक्शन होने हैं, वहां बीजेपी करप्शन को बड़ा इशू बनाएगी और केसीआर को जवाब देना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ केजरीवाल, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, उनकी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ था और अब उनकी सरकार के 2 सबसे बड़े मंत्री करप्शन के इल्जाम में जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी जवाब देना मुश्किल है। मुश्किल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत आसानी से नहीं मिलती। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक इसी तरह के मामले में 6 महीने जेल में है। 6 महीने से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को करीब 14 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 109 दिन के बाद बेल मिली थी। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पीएमएलए केस में 9 महीने से जेल में हैं। इसलिए केजरीवाल जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जल्दी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के 18 विभाग थे। चूंकि मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आज सत्येंद्र जैन और सिसोदिया की जगह अपने 2 विश्वास पात्र आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल किया। आज सौरभ भारद्वाज और आतिशी को एलजी हाउस में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सत्येंद्र जैन की हेल्थ मिनिस्ट्री सौरभ भारद्वाज को मिली है। उन्हें हेल्थ के साथ वाटर, इंडस्ट्रीज और शहरी विकास समेत कुछ और मंत्रालय दिए गए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्रालय आतिशी को मिला है। आतिशी को एजुकेशन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, पावर और टूरिज्म समेत कई दूसरी मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। शपथ लेने के बाद दोनों मंत्रियों ने कहा कि भगवान राम के वनवास में जाने के बाद जिस तरह भारत ने खड़ाऊ रखकर शासन किया था, वैसे ही वो भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आने तक मंत्रालय संभालेंगे और फिर उन्हें उनके मंत्रालय वापस सौंप देंगे। देखिए, दिल्ली सरकार के 2 हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। कैसे उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियाँ वापस संभालेंगे। ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। सौरभ भारद्वाज मंत्री तो बन गए, लेकिन उन्हें लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक नया खुलासा किया। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले में तो सौरभ भारद्वाज का भी नाम है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज को मंत्री इसीलिए बनाया गया कि अगर वो शराब घोटाले में गिरफ्तार हो जाएं तो केजरीवाल फिर एक नया ड्रामा कर सकें। मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिसको आज मंत्री बनाया सौरभ भारद्वाज को, यह भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है। सौरभ भारद्वाज वो है जिसने अमनदीप सिंह ढल को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। सौरभ भारद्वाज के अमनदीप सिंह ढल के साथ नजदीकी संबंध हैं, और न केवल संबंध हैं बल्कि बेनामी तौर पर इसका एक आदमी उसके साथ हिस्सेदार भी है। और ये सारे तथ्य जो हैं ये मैं पहले से ईडी और सीबीआई को दे चुका हूं। अब जब ईडी इसको बुलाएगी, शराब के घोटाले वाले को बुलाएगी, तो अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? देखो 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 हमारे आदमी को बुला रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल जी इस बात का पता है, अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का पता है कि शराब के लेन देन में सौरभ भारद्वाज का सीधा नाम है और जानबूझकर उसको आज बनवाया गया ताकि जब उसको ईडी और सीबीआई बुलाएगी तो फिर ये चिल्लाएंगे और कहेंगे वेंडेटा पॉलिटिक्स है। लेकिन तुम कुछ भी कहो, दिल्ली के लोग सच जान चुके हैं और बहुत जल्दी अगला नंबर सौरभ भारद्वाज का है। शराब का घोटाला करोगे, शराब के नाम से पैसे लोगे तो जेल जरूर जाना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों यंग हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी भी हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि आतिशी और सौरभ मनीष सिसोदिया की कमी को पूरा नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया अनुभवी थे, मंत्रालय चलाने के साथ साथ सियासी तौर पर भी केजरीवाल के कवच के तौर पर काम करते थे। इसलिए भले ही सौरभ भारद्वाज और आतिशी उनके मंत्रालय संभाल लें, लेकिन सियासी पिच पर अरविंद केजरीवाल को मनीष की कमी खलेगी। और मुश्किल ये है कि शराब घोटाले के बाद बीजेपी अब स्कूल घोटाले का मुद्दा उठाएगी, फिर राशन घोटाले की बात करेगी और केजरीवाल को अब राजनीतिक हमलों का जवाब अकेले देना पड़ेगा, जो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों के परिजनों से किए गए वादे पूरे न करने के मामले में अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अशोक गहलोत भी इस बात पर अड़ गए हैं कि नौकरी
शहीदों के रिश्तेदारों को नहीं बल्कि उनके बच्चों को ही मिलेगी, जबकि शहीदों की पत्नियां इस बात पर अड़ी हैं कि उनके शहीद पति की जगह उनके देवर को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। कल क्या होगा कौन जानता है। ये वीरांगनाएं 11 दिन से धरने पर बैठी हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो मांग पूरी होने तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने दोबारा कहा कि नौकरी तो शहीद के बच्चों को ही मिलेगी, उनके चाचा को नहीं, क्योंकि शहीद की पत्नियों का कहना है कि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि अगर शहीद का बच्चा मां की गर्भ में भी होता तब भी नौकरी उसे ही दी जाती, किसी रिश्तेदार को नहीं। गहलोत की इस बात ने शहीदों की पत्नियों का गुस्सा और बढ़ा दिया। 11 दिन से शहीद स्मारक पर धरना दे रही शहीदों की पत्नियों ने आज फिर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। ऐसे में इनकी आज फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को मिलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस तो बैरिकेड काफी लगा के रखी हुई है। हम जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम मिलेंगे उनसे आप मिल के रहेंगे? हाँ, मिल के रहेंगे उनसे। देखिए तो ये पिछले 11 दिन से जो लगातार धरने पर बैठी हुई थी ये वीरांगनाएं, वो यहाँ से रवाना हो गई हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। आप देखिए क्या स्थिति हुई है, दौड़ के यहाँ से जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और ये वीरांगनाएं यहाँ से मुख्यमंत्री का आवास बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये जो तमाम वीरांगनाएं हैं वो यहाँ से जा रही हैं। अब आप देखिए भगदड़ की स्थिति मच गई है यहाँ पर, और अभी आप जो हालात हैं वो देखिए। ये वीरांगनाएं हैं, ये यहाँ पर पुलिस से भगदड़ में यहाँ पर आई हैं और आप देखिए किस तरीके की स्थिति हो गई है। जितने भी जो यहाँ पर लोग हैं पिछले 11 दिन से यहाँ पर बैठी हुई थी और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वीरांगनाओं को यहाँ पर रोका जा रहा है। काफी भगदड़ सी स्थिति मची हुई है, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। ये वीरांगनाएं मुख्यमंत्री के आवास पर जाना चाहती है और अभी की आप स्थिति देखिए किस तरीके से हो रखी है। ये देखिए जो मंजू जाट है, वीरांगना है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ पर कर रखे हैं, भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और आप देखिए यहाँ पर ये गवर्नर हाउस का चौराहा है, ये यहाँ से मुख्यमंत्री का आवास है, पूरे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। और अभी पीछे की आप तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है। इस धक्का मुक्की में एक शहीद की पत्नी बेहोश हो गई, उनकी तबीयत खराब हुई, मौके पर उन्हें फर्स्ट एड दी गई। लेकिन बार बार समझाने बुझाने के बाद भी इन वीरांगनाओं ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर और अपनी मांगें पूरी होने के बाद ही वापस जाएंगी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रही, इसलिए घर जाकर क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। शहीदों की पत्नियां कह रही हैं कि या तो सरकार उनकी मांगें पूरी कर दे या फिर उन्हें गोली मार दे। मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा, पहले वो भी कोई किसी माँ का बेटा होगा, जलमते वो मुख्यमंत्री जी थोड़ी बन गए थे, वो भी किसी माँ का बेटा है ना, है? तो वो जलमता ही मुख्यमंत्री जी बन गया था क्या? मैंने बोल दिया भाई हाँ के 2 मिनट का टाइम लेके हमारे से मिल ले, और मिलना नहीं चाहते तो हमारे गोली काट दो, 2 ही बात है। हम मरना चाहते हैं, हमारे फिर रोक दिया, हमारे को नहीं जाना दे रहा है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हम यहाँ रोड पे उनके लिए हम भी लड़ सकते हैं ना, हम भी मरना चाहते हैं। आज फिर कहा गया है कि ये जो मांगे हैं आपकी पूरी नहीं हो सकती है, नौकरी नहीं मिल सकती परिवार वालों को, ये तमाम बातें फिर से कही गई। कहना चाहती हूँ बारी बारी में मुख्यमंत्री जी से, भाई असल माँ का बेटा है ना तुम, तो हमारे सामने 2 ही मिनट का टाइम ले ले, 2 ही मिनट का, असल माँ का है तो। शहीदों की पत्नियां आज मुंह में घास डालकर बैरिकेड के सामने लेट गईं। बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इनके साथ थे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में एक परंपरा है कि अगर प्रजा मुंह में घास डालकर राजा से गुहार लगाती है तो राजा को उनकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन अशोक गहलोत तो बात सुनने की बजाय रोज नए नए ट्वीट करके इनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज फिर ट्वीट करके इनके जले पे नमक छिड़ककर इनका अपमान किया है।
तो ये अधीर हो गई। मैं था नहीं यहाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो मुख्यमंत्री जी की जो पुलिस है उसने भारी बैरिकेडिंग कर दी, हथियार लेके खड़े हो गए। मेरे को पता लगा तो मैं भागा गया। तो हमारे राजस्थान में एक परंपरा है, मुंह में दूब का तातू डालकर राजा को याचना करो। धरती पर लेटकर मुंह में दूब लेकर राजा को अपनी याचना करिया है। ये रंक हैं और राजा रंकों की सुनता है कि नहीं सुनता, इसका इंतजार है। कि मुद्दा इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा बना दिया गया है। अगर शहीदों के परिवार वाले ये चाहते हैं कि उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए तो सरकारी नियमों में ढील दी जा सकती है, लेकिन चूंकि मामले को सियासी बना दिया गया है इसीलिए हंगामा हो रहा है। वैसे शहीदों के परिवार वाले वो वादे पूरे करने को कह रहे हैं जो 4 साल पहले सरकार ने ही उनसे किए थे। राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने 48 घंटे पहले शहीदों के परिजनों से उनकी सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार अगले ही दिन मुकर गई। इससे शहीदों के परिवार वालों के मन में सरकार के लिए भरोसा खत्म हो गया है, इसलिए अब वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर से मिलकर उनसे सीधी बात करना चाहते हैं। बेहतर होता गहलोत धरने पर बैठी वीरांगनाओं से मिल लेते, उनकी बात सुन लेते, उनकी कोई मजबूरी है तो वो भी उन्हें बता देते और कोई रास्ता निकालते। मामला शहीदों का है, इस मामले में और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि शहीदों के परिजनों को इस तरह सड़क पर पुलिस से भिड़ते हुए, सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए देखकर वाकई दुख होता है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बयान पर विवाद हो गया। मंगल प्रभात लोढ़ा ने विधानसभा में दावा किया कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लोढ़ा ने कहा कि जब महिला उत्थान की बात आती है तो इसमें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और क्रूरता की घटनाएं अपने आप शामिल हो जाती हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि श्रद्धा बॉलकर जैसे मामलों से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने मुंबई में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक बड़ी रैली निकाली थी। इसके अलावा कोल्हापुर, बुल्ढाना समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। लोढ़ा ने कहा कि ये मोर्चे अपने आप नहीं निकल रहे हैं, बल्कि लव जिहाद के खिलाफ ही लोगों का गुस्सा है जो बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा बॉलकर जैसे केस दोबारा न हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात में तो करते हैं, पर जब यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जिसमें लव जिहाद का विषय हो, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रहे दूसरे अत्याचार का विषय हो, 50-50 हजार लोगों के मोर्चे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में निकल रहे हैं, तो क्या वो अपना आप निकल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष मोदी, आग अंदर जली हुई। ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं ना कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो अभी आपने एक विषय निकाला था कि जो इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन था। इंटरफेथ मैरिज कमेटी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर आपको स्पष्ट, किसी ने भी जीआर पढ़ ले और जीआर पढ़ने के बाद में मुझे बुलाइए, मैं आपके जहां पर बुलाएंगे आ जाऊंगा। जीआर में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो भी किसी के धर्म के अंदर या किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जाता है। पर महाराष्ट्र में नया श्रद्धा वालकर नहीं होने देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। श्रद्धा वालकर के 36 टुकड़े करके मार दिया जाए, पर चूक चूक मारने वाला और कोई था, मरने वाली और कोई था, इसलिए वो इश्यू नहीं बनता है। ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा बॉलकर केस सामने आने के बाद पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र सरकार ने इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी जुटाने के लिए एक इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई थी। इस समिति का काम ऐसी शादियों के डेटा को लिस्ट करने का है। श्रद्धा बॉलकर की हत्या के बाद इस कमेटी को ऐसे मामलों पर खास नजर रखने को कहा गया है जहां दूसरे धर्म और दूसरी जाति में शादी करने वाली महिला का अपने परिवार से संपर्क ना हो। सदन में मंगल प्रभात लोढ़ा अपनी सरकार के इन्हीं कदमों के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन लव जिहाद के मामलों का जो नंबर उन्होंने बताया उसको लेकर विवाद हो गया। एनसीपी के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि सरकार विधानसभा में इंटर रिलीजन मैरिज का डेटा पेश करे। बहुत ही बड़ा झूठ उन्होंने सदन में कहा है। यह आदमी महाराष्ट्र की संस्कृति खराब करना चाहता है। भाजपा इसका सीधा सीधा इस्तेमाल डिवीजन में कर रही है। एक हादसा हुआ है,
उसके ऊपर आपके पास सॉल्यूशन क्या है, सोशल रिफॉर्म्स क्या है, क्या करना चाहते हैं आप। 1 लाख इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 100 भी बता देवे 100, तो मैं यहाँ आके 1 लाख रुपए लग दूंगा। हालांकि उनके लिए वो चुना के बराबर है, पान में जो चुना लगता है उसके बराबर है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं 1 लाख रुपया यहाँ पे ला के रख दूंगा। झूठा आदमी है, झूठा। महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से इंडिया टीवी ने सदन में उनके दावे का आधार पूछा। उन्होंने कहा कि कई विधायकों ने उन्हें जो फिगर दी है वही फिगर उन्होंने सदन में बताई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में है, सरकार उसे समझकर कार्रवाई कर रही है। पूरे महाराष्ट्र में हर जिले के अंदर हजारों हिंदू रास्ते पर आकर मोर्चे निकाल रहे हैं। तो ये जो अंदर अंदर गुस्सा पनप रहा है, इस गुस्से को सरकार ने समझा है और इसके बारे में सरकार योग्य कार्रवाई करेगी। अच्छी बात है, नहीं डेटा है तो बहुत खुशी की बात है। हम यही चाहते हैं कि दबाव तंत्र और लोभ देकर जो बरगलाने की प्रक्रिया शुरू है उसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अवार साहब के कमेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वक्त बताएगा कौन सही है कौन गलत। वाकई में इतने केसेस है सर, कब तक के है नहीं, ये विधानसभा के अंदर हरिभाऊ बागड़े जो हमारे पूर्व अध्यक्ष उन्होंने कहा है, श्वेताताई महाले ने कहा है और 4 सदस्यों ने कहा है, जो उन्होंने फिगर कहा है वही फिगर मैंने बताया। ये डेटा है क्या सरकार के पास? जो फिगर उन्होंने बताया वही फिगर मैंने बताया। मंगल प्रभात लोढ़ा ने लव जिहाद का मुद्दा सदन में उठाया तो पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने आरोप लगाया कि ये सब सियासी बातें हैं, इलेक्शन को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। छगन भुजबल ने कहा कि लव जिहाद को लेकर जो मोर्चे निकल रहे हैं उसके पीछे भी बीजेपी है। वो बिल्कुल गलत है। कहाँ लाख लाख लोगों का मोर्चा। अब ये जो मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन आ रहा है, उस मौके पर जो है ये जातिवाद धर्मवाद जो है, ये इसका रंग जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कहाँ लाखों मोर्चे निकाले बोलते, लाख लाख लोगों के लाख, कहाँ मोर्चे? 2-4 मोर्चे निकल गए, पार्टी ने निकाले, बस हो गया। और फिर ऐसा है तो भाजपा के शीर्षस्थ कितने नेता हैं, उनके लड़कों ने या तो मुस्लिम लड़कियों से शादी की है लड़कों ने, या तो लड़कियों ने मुस्लिम जो है हस्बैंड के, उसको हस्बैंड बनाया है मुस्लिम को, उसके साथ किए दूल्हे के साथ, तो उसका क्या हो गया फिर? शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने मंगल प्रभात लोढ़ा के दावों का समर्थन किया। शिरसाट ने कहा कि जिस तरह से लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं ये चिंता की बात है। सरकार अगर हिंदू बेटियों पर जुल्म करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है तो विरोधी दलों को बुरा क्यों लग रहा है? बहुत सारे केसेस ये बढ़ते जा रही है और ये चिंताजनक बात है। लव जिहाद होने के बावजूद जो हिंदू की लड़कियों को मारा भी जा रहा है। आप देखेंगे 2-3 जो यहाँ घटना घटी है उसके अंदर उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। ये क्रूर कांड का एक फैशन इस दौर में इधर आया है और हम तो ये चाहेंगे ऐसे करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। और लव जिहाद का जो मैटर है, हमारे यहाँ लव जिहाद नहीं चलेगा, हमारी संस्कृति वो नहीं। हम हमारे संस्कृति तरफ से उसी तरीके से हम निभाएंगे और जो कोई इसका विरोध करता है या तो जो लव जिहाद की बातें करता है उसको भी हम ठोके बिना रहेंगे नहीं। अरे उनको डालेंगे, जेल में डालेंगे, जो छूटे ना, जिंदगी भर छूटे ना, ऐसी कोशिश भी हम करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान लड़कों से हिंदू लड़कियों की शादी का डेटा देने वाले ये भी बताएं कि राज्य में कितने हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। ये सिर्फ नफरत के पुजारी हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ जो है ना हिंदू और मुस्लिम की उससे देखते हैं। कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है और उसकी बात ही नहीं करते ये लोग। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कोई भी संगठन या कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता है कि जाओ किसी और रिलीजन में शादी करके लाओ उनका रिलीजन चेंज करो। लेकिन ये लोग खुद चिल्ला कर कहते हैं कि जाओ मुस्लिम बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और 2-2 लाख रुपये उनको इनाम में देने की बात करते हैं। उसके बाद ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, सारा माहौल ये ख़राब कर रहे हैं। ये लोग सकल हिंदू वो जो है अपना मोर्चा निकाल रहे हैं। किसके ऊपर निकाल रहे हैं? सारी इनकी सरकार यहाँ भी है, इनकी सरकार दिल्ली में भी है, फुल फ्लेज है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता के बीच में मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ फैलाकर ये लोग जो है ना
हुकूमत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उद्धव गुट के विधायकों ने अलग लाइन ली। भास्कर जाधव ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख मामले सामने आए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो इसे रोकने के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? अभी भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट 2014 में पार्लियामेंट में आया और पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट में आने के बाद इतनी लव जिहाद की केसेस बढ़ती कैसी है? ये भारतीय जनता पार्टी का अपयश है। और भारतीय जनता पार्टी बस खाली हर एक चीज, हर एक घोषणा और हर एक के भावनाओं को हर एक के भावनाओं को वहाँ भावना जगाती है, वो सब वोटिंग के लिए जगाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये मामला सियासत का नहीं है, गंभीर मामला है, संवेदनशील मुद्दा है। और अगर वाकई में महाराष्ट्र में 1 लाख ऐसे लव जिहाद के मामले आए हैं तो वाकई हैरानी की बात है। श्रद्धा बोलकर के केस के बाद इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मामलों में यह पाया गया था कि दूसरे मजहब के लड़के से शादी करने के बाद लड़कियों का अपने परिवार वालों से संपर्क खत्म हो गया था, इसलिए उनके साथ ससुराल में कैसा बर्ताव हो रहा है, उन पर कैसे जुल्म हो रहे हैं, इसकी जानकारी लड़की के घर वालों तक पहुंचती ही नहीं थी। इसलिए सरकार बेटियों को बचाने के लिए कदम उठाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लड़की के परिवार वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बेटी की दूसरे मजहब के लड़के के साथ शादी हो रही है तो उसे अपने हाल पर ही ना छोड़ दें, उसके साथ संपर्क बनाकर रखें और किसी भी बेटी पर जुल्म ना हो। मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सतीश कौशिक का आज शाम मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग शामिल हुए, सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। सतीश कौशिक का कल देर रात गुरुग्राम में निधन हो गया था। सतीश कौशिक अपने करीबी दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए दिल्ली आए थे। कल रात को दिल्ली के एक फार्म हाउस में होली की पार्टी थी। सतीश कौशिक ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपने दोस्तों के साथ डांस भी किया और बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। सतीश कौशिक ने दोस्तों के साथ मस्ती की, खाना खाया और इसके बाद वो रात में करीब 9:30 बजे सोने के लिए फार्म हाउस में ही अपने कमरे में चले गए। रात में करीब 12:15 बजे उन्होंने अपने मैनेजर संतोष राय को बुलाया, कहा कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अनईजी लग रहा है। अगले 10 मिनट में मैनेजर संतोष राय उन्हें लेकर गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। फोर्टिस हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर्स ने सतीश कौशिक को ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ 10 मिनट सतीश कौशिक की मौत हो चुकी थी। परिवार वालों को खबर दी गई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक ठाक थे, उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी। उनके मैनेजर ने बताया कि सतीश कौशिक रात की पार्टी में बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल दिख रहे थे, उन्होंने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वक्त पर सो गए थे। अचानक क्या हुआ उन्हें समझ ही नहीं आया। नहीं, ड्रिंक नहीं किया, ड्रिंक करते नहीं, नहीं ड्रिंक कुछ नहीं, ऐसे ड्रिंक नहीं हो। और कोई हेल्थ आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? सर, आप उनके सगे भाई? नहीं, मैं मैनेजर है उनकी, आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? मैं ही लेके हॉस्पिटल। अच्छा, आप ही हॉस्पिटल लेके आए थे क्या? हाँ, अभी अटैक आया। किसी ने आपको जानकारी दी थी? नहीं, मैं साथ में ही था। साथ कौन कौन थे और आप लोगों के अलावा कौन? नहीं, कोई नहीं था। हाँ, 10:30 बजे सो गए। उन्होंने बुलाया मुझे कि उनको ठीक फील नहीं हो। हाँ, मेरे को सांस में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये एग्जैक्टली कितने बजे की बात है? ये 12:10 को। 12:10 की। 12:10 बजे आप उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंच गए थे सर कि 12 बजे मतलब आपको बुलाया था? 12:10 को बुलाए थे। अच्छा, ये पुष्पांजलि में उस टाइम मतलब सो रहे थे कि मतलब पार्टी ऑनगोइंग? नहीं, सो रहे थे, वो सो गए थे। सतीश कौशिक पूरी तरह स्वस्थ थे और इस तरह अचानक उनके निधन की खबर सुनकर जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अब तक ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक के बाद 2 घंटे का एक गोल्डन पीरियड होता है और अगर व्यक्ति को इस दौरान मेडिकल एड मिल जाए, डॉक्टर के पास वो पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन सतीश कौशिक को तो 10 मिनट के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, फिर भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हैरानी वाली बात यह है कि कल रात पार्टी में वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। 2 दिन पहले भी सतीश कौशिक ने मुंबई में होली की एक पार्टी में शिरकत की थी। वो जावेद अख्तर के घर पर हुई इस होली पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद सतीश कौशिक ने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। सतीश कौशिक अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते थे, अपने वजन को लेकर वो थोड़े चिंतित ज़रूर थे, लेकिन इसके लिए वो वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे। ऐसे में जब उनके अचानक निधन की सूचना मिली तो परिवार, दोस्त, फैंस सबको सदमा लगा। अनुपम खेर
सतीश कौशिक के पक्के दोस्तों में से एक थे। 45 साल पुरानी दोस्ती थी। सतीश कौशिक के निधन की खबर भी सबसे पहले अनुपम खेर ने ही शेयर की। अनुपम खेर ने कहा कि सतीश कौशिक का इस दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा झटका है, ऐसी कमी है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और दोस्त जो है वो सहारा होते हैं, और वो सहारा जो है वो आज एक वो नहीं है। एंड ये वो उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। बतौर एक्टर, बतौर कलाकार, उनका जैसा कलाकार नहीं, उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं। एंड मैंने वैसा हंसमुख इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। बात बात पे वो अपनी फेलियर पर हंसते थे, जिंदगी के हर ट्रेजेडी को वो मजाक में लेते थे। सो देश ने आज एक अच्छा इंसान खोया, बेहतरीन कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और मैंने अपने जीवन का एक अंग खोया। दिल्ली में सतीश कौशिक के निधन की खबर मिलने पर फिल्मी दुनिया के उनके नए पुराने साथी उनके घर पहुंचने लगे, परिवार को ढांढस देने की कोशिश की। फिल्मी दुनिया के तमाम लोगों ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख व्यक्त किया। सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, सनी देओल, सुनील शेट्टी सब ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सतीश कौशिक को एक बेहतरीन, जिंदा दिल, मिलनसार और हंसमुख इंसान बताया। सतीश कौशिक के दोस्तों ने कहा कि उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी जगह खाली हुई है, जिसे भरना नामुमकिन है। फिल्म अभिनेता जॉनी लीवर ने कहा कि सतीश कौशिक के साथ उनकी दोस्ती 1985 से थी। उन्होंने 38 साल में सतीश कौशिक के साथ कई फिल्मों में काम किया। जॉनी लीवर ने कहा कि सतीश कौशिक का इस तरह अचानक जाना सदमे से कम नहीं है। मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे। वेब सीरीज हमारी रिलीज हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी। तो हम लोग कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में। और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को। बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने। अचानक ये जो होना है, ये बहुत तकलीफदायक बात है हम सबके लिए। सतीश कौशिक ने अपनी अदाकारी से 40 साल तक लोगों को एंटरटेन किया। उनके जैसे इंसान का इस तरह अचानक जाना दुखद है। सतीश कौशिक को इंडिया टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का आज एक नया अंदाज दिखा। इस बार प्रधानमंत्री की क्रिकेट डिप्लोमेसी का गवाह बना अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस आयोजन को नाम दिया गया 75 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आज शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज स्टेडियम में पहुंचे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के स्वागत में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से तैयार की गई एक गोल्फ कार्ट में स्टेडियम का चक्कर लगाया और स्टेडियम में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टेडियम में टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कैप्टन्स को टेस्ट कैप दी गई। एंथनी एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को टेस्ट कैप दी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित शर्मा को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गुजराती संस्कृति से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्टेडियम में बने हॉल ऑफ फेम म्यूजियम को भी देखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।